ठीक है, जो ट्रांजिस्टर था, इस ट्रांजिस्टर में हमने पढ़े थे कि 2 जंक्शन होते हैं, एक होता है एमीटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा होता है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो जब हम ट्रांजिस्टर को बायसिंग करते हैं, उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ट्रांजिस्टर में जो फर्स्ट जंक्शन है एमीटर बेस्ड जंक्शन, उसको क्या रखेंगे हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में, तो उसको रखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में। और जो सेकंड जंक्शन है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, उसको रखेंगे यहाँ पे रिवर्स बायस में। ठीक, तो फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो कंडीशन क्या हो गई इसकी फॉरवर्ड रिवर्स, इसके बायसिंग कंडीशन क्या हो गई फॉरवर्ड रिवर्स। पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में एमीटर बेस्ड जंक्शन, और दूसरा जंक्शन जो है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में। तो यदि इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है। तो ट्रांजिस्टर को जब हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं, तो उसको हम कैसे बायसिंग करते हैं, ठीक है, एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट होगा, एक्टिव रीजन में। और इस समय इसका यूज हम कैसे करते हैं, एज एन एम्पलीफायर करते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांसफार्मर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, तो उसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराया जाता है। उसके एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस में रखा जाता है। ठीक है, सेकंड देखेंगे कि यदि फॉरवर्ड फॉरवर्ड दोनों जंक्शन कैसे होंगे फॉरवर्ड बायस में, फर्स्ट जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में होगा और सेकंड जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इस समय ट्रांजिस्टर जो होगा ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होगा, और ये एज अ क्लोज स्विच यहां पे एक्ट करता है। तो जब ट्रांजिस्टर को हम सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेंगे, तो वो एज अ क्लोज स्विच वर्क करेगा। तो फर्स्ट जंक्शन इसमें रिवर्स बायस में, सेकंड जंक्शन भी रिवर्स बायस में। तो ट्रांजिस्टर जो है ये यहाँ पे कट ऑफ रीजन में ऑपरेट होता है, और ये एज एन ओपन स्विच वर्क करता है। यदि फर्स्ट जंक्शन को रिवर्स एंड सेकंड जंक्शन को फॉरवर्ड रखते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टर। इसका ऑपरेशन कैसा होगा, एज अ इन्वर्टेड होगा। इसका नो यूज, इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो फर्स्ट कनेक्शन है फॉरवर्ड रिवर्स, इसका क्या है ये उल्टा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। तो फर्स्ट का इन्वर्टेड होता है, तो इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स अलग से लिखिए इसमें। बीजेटी एक बाइपोलर डिवाइस है। नेक्स्ट, यह ट्रायोड का ऑप्शन होता है, ट्रायोड का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट के, यह एक
करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसके ऑपरेशन को बेस करंट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। इसके ऑपरेशन को बेस करंट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। लाइक के यह एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। करंट कंट्रोल करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, ट्रांजिस्टर कनेक्शन देखेंगे यहाँ पे। तो ट्रांजिस्टर में क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट के लिए किसी एक टर्मिनल को कॉमन लेंगे। तो जिस टर्मिनल को कॉमन लिया जाता है उसी के बेसिस पर ट्रांजिस्टर के कनेक्शन को नॉमिनेट करते हैं। यदि हमने बेस को कॉमन लिया है इनपुट आउटपुट के लिए तो कॉमन बेस, कलेक्टर को लेंगे तो कॉमन कलेक्टर और अमीटर को लेंगे तो कॉमन अमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमीटर कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। तो कॉमन बेस कनेक्शन में क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। तो जैसे कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये टर्मिनल हमारा कौन सा टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल है। ये टर्मिनल यहाँ पे बेस टर्मिनल है और ये टर्मिनल यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज को क्या बोले हैं, वीईई। ठीक है, जो यहाँ पे हमको वोल्टेज देनी होती है वो किसको देनी होती है, एमीटर और बेस को। तो एमीटर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एन टाइप एमीटर है
ठीक है, इसको क्या देंगे हम यहाँ पे नेगेटिव देंगे, और पी टाइप जो बेस है उसको क्या देंगे पॉजिटिव। तो एमीटर बेस जंक्शन हमारा कैसे बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी इसको क्या बोलेंगे, एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, इसी तरह से ये जंक्शन जो है ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन में कलेक्टर कैसा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और बेस क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो हमको इसको कौन से बायस में रखना है, रिवर्स में। तो एन को क्या दोगे आप, पॉजिटिव वोल्टेज दोगे। ठीक है, और पी को क्या दोगे, नेगेटिव। तो ये कलेक्टर बेस वोल्टेज कहलाएगी। ठीक है, जो वोल्टेज हम यहाँ देते हैं उसका कुछ भाग इधर ड्रॉप हो जाएगा और बचा हुआ भाग हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कलेक्टर बेस वोल्टेज बोलेंगे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको एमीटर बेस वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर को हम इनपुट सिग्नल देते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, एक एम्पलीफायर के समान। तो जब इसको हम इनपुट सिग्नल यहाँ पे देते हैं तो वो इनपुट सिग्नल यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार के इनपुट सिग्नल देते हैं, बट अभी हम यहाँ पे कोई इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल इसको दिया जाता है। और यहाँ पे आरसी है, कलेक्टर लोड बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, आउटपुट सिग्नल्स लेते हैं। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि इसको इस प्रकार से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें जो इनपुट हम देंगे वो कहाँ पे देंगे, एमीटर में। आउटपुट कहाँ पे लेंगे, कलेक्टर में। और इनपुट आउटपुट दोनों के लिए बेस क्या रहेगा, यहाँ पे कॉमन रहेगा। ठीक है, तो कॉमन बेस कनेक्शन में बेस कॉमन लेता है, इनपुट देते हैं एमीटर में, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर में। तो यहाँ पे जो इनपुट करंट होगी ये इनपुट करंट क्या हो जाएगी, एमीटर करंट होगी। ठीक है, और आउटपुट करंट जो होगी ये आउटपुट करंट क्या होगी, यहाँ पे कलेक्टर करंट होगी। ठीक है, और ये बेस करंट यहाँ पे होगी। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि जो इनपुट करंट है, तो इनपुट करंट है यहाँ पे एमीटर करंट, और जो आउटपुट करंट है ये आउटपुट करंट है यहाँ पे कलेक्टर करंट। तो ट्रांजिस्टर की क्या होती है, करंट गेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। तो करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को यहाँ पे कॉमन बेस कनेक्शन के लिए किससे शो करते हैं, अल्फा से। अल्फा है मतलब समझ जाइए कि वो कॉमन बेस कनेक्शन है। ठीक है, तो ये हमको जो करंट गेन है या एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ये क्या बताता है यहाँ पे, कि ये बताता है चेंज इन आउटपुट करंट to the change in input current at constant कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, इनपुट करंट में चेंज करने पर आउटपुट करंट में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। तो हमको पता है कि कलेक्टर और एमीटर इन दोनों करंट में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, एमीटर करंट का। एमीटर करंट का ही कुछ पार्ट कलेक्टर में और कुछ पार्ट कहाँ जाता है, बेस में जाता है। तो यहाँ पे कलेक्टर करंट ऑलवेज लेस देन क्या होती है, एमीटर करंट होती है। इसलिए इनका जो रेशियो आएगा वो भी ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। मींस इसकी जो करंट गेन होती है वो लेस देन क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी करंट गेन 0.92 से 0.99 तक इसकी या 98 तक इसकी करंट गेन होती है। ठीक है, तो इसकी करंट गेन जो है वो क्या रहती है, ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि हमको इसकी आउटपुट करंट को कैलकुलेट करना है तो आउटपुट करंट क्या होती है, अल्फा टाइम्स ऑफ क्या होती है, इनपुट करंट होती है। ठीक है, तो आउटपुट करंट जो है वो अल्फा टाइम्स ऑफ क्या होती है, इनपुट करंट होती है। आई बात समझ में। अब ये जो इसकी गेन है ये क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है। अब यदि इस कांस्टेंट की वैल्यू 0.95 है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.95 है, तो यदि हम इनपुट में यहाँ पे 10 मिली एम्पियर की करंट चेंज करते हैं, ठीक है, यानी इंक्रीज करते हैं,
तो 10 मिली एम्पियर की करंट को इंक्रीज करने पर आउटपुट में कितनी मिली एम्पियर की करंट इंक्रीज होगी? तो हमको कोई गेन हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। गेन कब होता है? इन्वेस्टमेंट जितना कर रहे हो उससे ज्यादा प्राप्त होगा तो गेन है। तो यहाँ पे हम कितना दे रहे हैं इनपुट में? 10 मिली एम्पियर। आउटपुट कितना मिलेगा? 9.5 मिली एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं इसमें नो करंट गेन, करंट गेन इसमें नहीं होती है। मीन्स करंट गेन लेस देन क्या होती है इसकी? 1 होती है। तो ये आपको याद रखना है, अल्फा का मतलब क्या है? कॉमन बेस कनेक्शन है, और इसकी करंट गेन क्या होती है? लेस देन 1 होती है। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। अब ये देखें कि जो इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस में रिलेशन को शो करेगी? तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट के पैरामीटर में रिलेशन को शो करेगी। ठीक है, तो जब हम इनपुट के पैरामीटर को कंसीडर करेंगे तो आउटपुट के पैरामीटर्स को क्या रखेंगे? वहां पे कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या रखेंगे? इसको ओपन सर्किट रख देंगे। यानी कि यहाँ पे जो VCB है इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? हम 0 वोल्ट रखेंगे। तो जब इसकी वैल्यू 0 वोल्ट रखेंगे, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब इनपुट के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। इनपुट के पैरामीटर्स मींस इनपुट की वोल्टेज को चेंज करेंगे। इनपुट की वोल्टेज को चेंज करने पर इनपुट की करंट में क्या चेंज होता है? ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन को बताएगा उसको क्या बोलेंगे? उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में? तो यदि हम देखें कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किसमें बताएगी रिलेशन? कि ये इनपुट वोल्टेज है, एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, और ये इनपुट करंट है इसकी, और ये कौन सी करंट है? यहाँ पे एमीटर करंट है। तो इनपुट की वोल्टेज चेंज करने पर, ठीक है, इनपुट की करंट में क्या चेंज होता है? तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक मिली अमीटर लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, और वोल्टेज को 0 से इंक्रीज करेंगे और करंट की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, और उसको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट को यहाँ पे प्लॉट करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो वो कर्व हमारा क्या बताएगा? इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलेशन को शो करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इनपुट है, इसका इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं? हम एमीटर और बेस के मध्य दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो एमीटर, ये एमीटर है, ये बेस है, और यहाँ पे हम इसको इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है ये कैसा जंक्शन है? फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, हम फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये एक पीएन जंक्शन है। तो इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट सिमिलर टू क्या होती है? एक पीएन जंक्शन होती है। तो पीएन जंक्शन डायोड हम पढ़े थे। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने क्या पढ़ा था? कि स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एक लीकेज फॉरवर्ड करंट क्या होती है? वहां पे फ्लो होती है। और जब उसकी वोल्टेज जो होती है बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, तो वहां पे उसकी डिप्लेशन लेयर क्या होती है? कैंसिल हो जाती है, और उससे वहां पे फॉरवर्ड करंट वोल्टेज के लीनियरली क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऐसे पढ़े थे। तो ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे? ठीक है, इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो इनकी इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो जब हम देखें कि इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से हमको क्या पता चल जाता है? तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ये इनपुट रेजिस्टेंस हमको पता चल जाएगा कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, बस में। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखते हैं? तो यहाँ पे एट कांस्टेंट क्या होता है? आउटपुट पैरामीटर यानी कि VCB की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं। तो यदि हम देखें कि यहाँ पर ये चेंज इन क्या है? वोल्टेज है। तो ये चेंज इन क्या है? वोल्टेज है। और हम देखेंगे कि ये चेंज इन क्या है? यहाँ पे करंट है। तो वोल्टेज में स्मॉल चेंज होने पर करंट में क्या होगा? लार्ज चेंज होगा। तो वोल्टेज में स्मॉल चेंज होगा और करंट में क्या होगा? लार्ज चेंज होगा। वोल्टेज में स्मॉल चेंज मींस रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, करंट में लार्ज चेंज मींस क्या होगा? रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? लो होता है।
तो वो लगभग कितना होता है, 100 ओम होता है। तो यहाँ पे इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमको ये पता चलता है कि इसका यदि हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो ट्रांजिस्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, लो, और लगभग कितनी होगी, वो 100 ओम होगी। और इनपुट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रेशियो से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। अब उसमें लिखिए कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस कनेक्शन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज VEB, एमीटर बेस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज VEB एंड इनपुट करंट IE, एमीटर करंट IE में रिलेशन को शो करती है। में रिलेशन को शो करती है। इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन, इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर होती है, की कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर होती है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखिए, यदि इसका पूछा इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब इसमें इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अब ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस में रिलेशन बताएगी, तो आउटपुट के पैरामीटर में रिलेशन बताएगी। तो जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे तो इनपुट के पैरामीटर्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इनपुट के पैरामीटर्स यानी कि इनपुट की जो करंट है, इस करंट को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ठीक। अब यदि देखें कि इसके इनपुट सर्किट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे एमीटर करंट क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देंगे, कलेक्टर बेस वोल्टेज की वैल्यू को 0 से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जब इस इनपुट वोल्टेज को हम 0 से इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या फ्लो होगी, यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो होगी। अब ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन कौन सा जंक्शन है, रिवर्स बायस जंक्शन है। तो यदि हम देखें कि कोई PN जंक्शन है हमारे पास में इस प्रकार से, और इस PN जंक्शन को हम यहाँ पे इस प्रकार से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मीन्स हम क्या दे रहे हैं, रिवर्स बायस दे रहे हैं। तो इस रिवर्स बायस जंक्शन में जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू कोई भी करंट कंडक्ट नहीं होती है। करंट का कंडक्शन केवल किसके द्वारा होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट की करंट 0 है और आउटपुट वोल्टेज VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज को 0 से इंक्रीज करते हैं, तो रिवर्स बायस जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वोल्टेज को इंक्रीज करने पर एक फॉरवर्ड लीकेज करंट यहाँ पे क्या होगी, ऐसा
बढ़ेगी। तो हमको पता है कब तक बढ़ती है, जब तक कि वो डिवाइस सैचुरेट ना हो जाए। जितने इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो सभी करंट को क्या कर देंगे, कंडक्ट कर देंगे। तो उसके बाद में अब वोल्टेज इंक्रीज करने पर, ठीक है, अब करंट में कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। करंट क्या हो जाएगी, उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे ये टर्न लेती है ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक कहीं टर्न लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका नी पॉइंट, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी ये क्या है, नी वोल्टेज है। और ये नी वोल्टेज कितनी होती है सिलिकॉन के लिए, मिनिमम 1 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए 0.7 या 0.5 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी वोल्ट कम से कम हमको देना पड़ेगा इसको सैचुरेशन में आने के लिए, ठीक है। सैचुरेशन में तभी ये डिवाइस वहां पे आएगा। तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे कि ये जो करंट है, ये करंट क्या है, यहाँ पे लीकेज करंट है, ठीक। अभी जो लीकेज करंट है, ये लीकेज करंट हमको कैसे मिली, तो हम देखे कि जब हमने एमीटर को क्या रखा, ओपन रखा, तो उस समय हमको ये लीकेज करंट मिली। तो इस लीकेज करंट को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम कलेक्टर बेस करंट विद ओपन एमीटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस करंट विद ओपन एमीटर, और यही क्या होती है, इसकी लीकेज करंट होती है, ठीक है। तो आईसीबीओ इसको बोला जाता है, कलेक्टर बेस करंट विद ओपन एमीटर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, आईसीबीओ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आईसीबीओ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कब मिली ये करंट, तो जब यहाँ पे एमीटर करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक। अब हमको पता है कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कॉमन बेस कनेक्शन है। और इस कॉमन के बेस कनेक्शन में जो आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट, ये फंक्शन ऑफ क्या होती है, अल्फा इंटू एमीटर करंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि ये अल्फा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है, ये कलेक्टर करंट क्या है, तो कलेक्टर करंट फंक्शन ऑफ क्या है यहाँ पे, ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन इनटू क्या होता है, एमीटर करंट होती है। तो यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू क्या थी, 0, इसकी वैल्यू 0 थी, तो इस एमीटर करंट के कारण तो कलेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हुई, बट एक लीकेज करंट फ्लो हुई। किसके कारण, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण। क्या वो इस एमीटर करंट के कारण है, तो वो इसके कारण नहीं है। बट अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि जब भी हम इस जंक्शन को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो रिवर्स करंट, लीकेज करंट ऑलवेज क्या होगी, वहां पे प्रेजेंट रहेगी, हमेशा मौजूद रहेगी वो। अब उसके बाद में यदि हम इनपुट की करंट को, ठीक है, एमीटर करंट को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे 10 मिली एम्पियर इंक्रीज किया और इसकी वैल्यू है 0.9 है। तो जब हम 10 मिली एम्पियर इसको इंक्रीज करेंगे तो कलेक्टर करंट में भी क्या होगा, चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, 9 मिली एम्पियर का चेंज आएगा। तो हम देखते हैं कि हम फिर क्या किए, यहाँ पे इस करंट को, एमीटर करंट को पहले 0 रखे थे, अब 0 नहीं रखेंगे, अब यहाँ पे कुछ करंट फ्लो रख करेंगे। अब इस करंट को कांस्टेंट कर देंगे। एक बार 10 मिली एम्पियर करंट सेट कर दी, अब इस करंट को कांस्टेंट कर दिया। अब उस करंट को कांस्टेंट करके फिर से वीसीबी की वैल्यू को क्या करेंगे, कलेक्टर बेस वोल्ट, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, सॉरी, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को क्या करेंगे, अच्छा आउटपुट देख रहे हैं ना अपन, ठीक। तो वीसीबी की वैल्यू को क्या करेंगे, फिर से 0 से इंक्रीज करेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू को 0 से इंक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इंक्रीज होने के बाद में ऑलमोस्ट इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे चेंज आया है, ये तो आपकी लीकेज करंट थी। इस लीकेज करंट आईसीबीओ, ठीक है, के बाद में जो ये चेंज आया है, ये 0.9 मिली एम्पियर आया है। तो आईसीबीओ प्लस क्या हो गया, 0.9 मिली एम्पियर हो गया। अब ये चेंज किसके कारण आया है, तो ये आया है एमीटर करंट 10 मिली एम्पियर रखने पर, ठीक है। क्या वोल्टेज को चेंज करने पर इसमें चेंज आया है, तो वोल्टेज को चेंज करने पर, कौन सी वोल्टेज को, वीसीबी की वैल्यू को इंक्रीज करने पर क्या करंट की वैल्यू में चेंज आया है। तो यदि हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे,
ठीक। और यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ करें तो करंट में हमको एक लिटिल चेंज दिखता है, एक स्मॉल चेंज दिखता है। तो वीसीबी की वैल्यू को इंक्रीज करने पर आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज वहां पे नहीं होता है, वेरी लिटिल चेंज होता है, कोई महत्वपूर्ण चेंज वहां पे बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, वेरी लिटिल चेंज आएगा। यानी कि आईसी जो है वो वीसीबी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वीसीबी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो इसके कारण जो कलेक्टर करंट आईसी है उसमें कोई लार्ज चेंज वहां पर नहीं आएगा। कलेक्टर करंट में जो चेंज आएगा वो केवल किसके कारण आएगा, वो केवल एमीटर करंट के कारण आएगा। यदि हम एमीटर करंट को और बढ़ा देते हैं, एमीटर करंट को हम बढ़ा करके कितना कर देते हैं यहाँ पे 20 मिली एम्पियर कर देते हैं। तो यदि एमीटर करंट को हम यहाँ पे 20 मिली एम्पियर कर देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1.8 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो कलेक्टर करंट थोड़ी सी क्या होगी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कलेक्टर करंट में जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण से आ रहा है, एमीटर करंट के कारण आ रहा है, वो वीसीबी के कारण नहीं आता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन आउटपुट करंट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज में लार्ज चेंज करने पर, हमने यहां से यहां तक चेंज किया वोल्टेज में, वोल्टेज को यहां से यहां तक बढ़ाया तो करंट में कितना चेंज हुआ, तो करंट में लगभग नेग्लिजिबल चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ किसमें, यहाँ पे करंट में। तो हम बोल सकते हैं कि करंट में वेरी लिटिल चेंज हो रहा है। यदि इसमें लिटिल चेंज हो रहा है मतलब इसमें जीरो है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, बट जीरो से थोड़ा सा ज्यादा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसमें होनी चाहिए, फिर वहां पे वेरी हाई होनी चाहिए, किलो ओम्स में होनी चाहिए। तो लगभग इसकी जो वैल्यू होती है वो 500 या 750 किलो ओम के लगभग इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। मीन्स इसका जो आउटपुट इंपेडेंस होता है या आउटपुट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई होती है, ठीक है। तो इसका आउटपुट इंपेडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, और इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है 500 किलो ओम होती है। तो वेरी हाई इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है। तो इससे हमको इसका आउटपुट रेजिस्टेंस पता चलता है। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि देखें कि ये जो रीजन होता है ऐसा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे और भी। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसका सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसका एक्टिव रीजन बोलते हैं। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसका कट ऑफ रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम वोल्टेज की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो रिवर्स बायस जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे जो करंट है वो तेजी से क्या होगी, यहाँ पे रिवर्स करंट तेजी से बढ़ेगी और हमारा डिवाइस क्या होगा, वहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन भी बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। कट ऑफ के लिए अपन देखेंगे आगे, इसको अपन इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो मिलेगा ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कट ऑफ पॉइंट बोलेंगे। आगे देखेंगे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कट ऑफ पॉइंट। जब इसकी लोड लाइन देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। इसमें आप नोट करिए, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट आईसी एंड कलेक्टर करंट आईसी में रिलेशन को शो करती है।
जैसे कि वीसीबी की वैल्यू को ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो, इनपुट टर्मिनल एमीटर को ओपन, इनपुट टर्मिनल एमीटर को ओपन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इनपुट टर्मिनल ओपन है, एमीटर ओपन है, मतलब IE क्या है, 0 है। इनपुट टर्मिनल एमीटर ओपन, IE इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख लो। इनपुट टर्मिनल एमीटर, इनपुट एमीटर टर्मिनल ओपन को ओपन रखते हुए VCB को इंक्रीज करने पर रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन में नी वोल्टेज ब्रैकेट में लिखिए 1 वोल्ट, नी वोल्टेज 1 वोल्ट तक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज होती है, और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाता है तो लीकेज करंट कांस्टेंट हो जाती है। अब यह VCB पर डिपेंड नहीं करती है, अब यह VCB पर डिपेंड नहीं करती है। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर कट ऑफ, कट ऑफ यानी ऑफ अवस्था है ना, कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करता है, कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करता है, ठीक है। इस रिवर्स लीकेज करंट को लिखिए, इस रिवर्स लीकेज करंट को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बेस करंट विद ओपन एमीटर, ICBO कहते हैं, कलेक्टर बेस करंट विद ओपन एमीटर ICBO कहते हैं, ठीक। जैसे कि इनपुट एमीटर करंट को चेंज करने पर आउटपुट कलेक्टर करंट चेंज होती है, ये लिखिए, आउटपुट कलेक्टर करंट चेंज होगी, इनपुट एमीटर करंट को चेंज करोगे तो आउटपुट कलेक्टर करंट क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन कलेक्टर करंट की वैल्यू
VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज पर सिग्निफिकेंटली डिपेंड नहीं करती है। आईसी की वैल्यू VCB पर कलेक्टर बेस वोल्टेज पर सिग्निफिकेंटली डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई 500 किलो ओम होता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे देखें कि जो कॉमन बेस कनेक्शन है, इस कॉमन बेस कनेक्शन में जो टोटल कलेक्टर करंट होगी, ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो यहां पे एक्सप्रेशन फॉर टोटल कलेक्टर करंट, तो कलेक्टर में टोटल कितनी करंट यहां पे होगी, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो कलेक्टर में जो टोटल करंट होगी, टोटल कलेक्टर करंट होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू यहां पे कितनी होगी। तो टोटल कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू क्या होगा, आई, ठीक है, और प्लस क्या होगा, आईसीबीओ होगा, यानी कि लीकेज करंट होगी। तो कलेक्टर में यहाँ पे दो करंट फ्लो होती हैं, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा फ्लो होती है जो कि लीकेज करंट होती है, और दूसरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा फ्लो होती है, ठीक है, जो कि अल्फा टाइम्स ऑफ क्या होती है, एमिटर करंट होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है, कि इसमें करंट का कंडक्शन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। तो ये इसकी ड्रॉबैक भी होती है कि इस डिवाइस में दोनों कंडक्शन होने के कारण जो नॉइज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे ये टोटल करंट का एक्सप्रेशन। अब अपने को ये पता है यहाँ पे और अपने को पता है कि आई की क्या होती है, तो आई होती है आई की प्लस क्या होती है, आई सी होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आई सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई पी प्लस क्या होगा, आई सी, ठीक है, प्लस ये आई सी भी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई पी प्लस अल्फा आई सी प्लस आई सी भी हो जाएगा, ठीक है। आईसी को हम एक साथ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आईसी 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आईपी प्लस क्या होगा, आईसी। तो आईसी की जो वैल्यू होगी वो होगी आईपी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस आईसीबीओ अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू को हम किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, बेस करंट के टर्म्स में, ठीक है। तो ये बेस करंट के टर्म्स में कलेक्टर करंट की वैल्यू, ठीक है। तो हमको पता है आई क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किए और पुट करके इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास में ये इक्वेशन आया। तो इस इक्वेशन में कलेक्टर करंट की वैल्यू को किसके टर्म्स में ले सकते हैं, बेस करंट के टर्म्स में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब आगे हम देखेंगे कि जो कॉमन एमीटर कनेक्शन होता है उसमें इनपुट करंट क्या होती है, बेस करंट होती है, आउटपुट करंट क्या होती है, कलेक्टर करंट होती है। तो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कनेक्शन को जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आइए। तो बन गया होगा सबसे, है ना, ये फार्मूला अपने पास में है, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिए और किसकी वैल्यू निकाल ली है, आईबी की। तो आईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस क्या हो जाएगी, आईसी।
तो 1 मिली एम्पियर माइनस 0.95 मिली एम्पियर, तो कितना आ गया ये 0.05 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज 1 मिली एम्पियर, एमीटर करंट कितनी है यहाँ पे 1 मिली एम्पियर है। फाइंड बेस करंट, तो बेस करंट को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना, तो फैक्टर 0.9 है, 0.9 है, तो कलेक्टर में कितनी जाएगी एमीटर करंट का इतना टाइम्स कहां पे जाएगी कलेक्टर में जाएगी। तो हमको पता है कि कलेक्टर करंट क्या होगी, तो कलेक्टर करंट होती है अल्फा इंटू, ठीक, तो 0.9 इंटू 1 तो कितना आएगा 0.9 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है बेस करंट, तो माइनस कर देंगे, तो एमीटर करंट माइनस 0.9 हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अपन पढ़े थे कि एमीटर से आती है कुछ बेस में जाती है और रिमेनिंग कलेक्टर में जाती है। यदि यहां से आ रही है 1 मिली एम्पियर, फैक्टर है 0.9, तो मतलब है कि इसका 0.9 टाइम्स इधर आएगी कलेक्टर में। ठीक, तो 1 में से 0.9 इधर आएगी, तो इधर कितनी आएगी 0.1 आएगी। ठीक, एंड IB is equal to 0.05 मिली एम्पियर। फाइंड अल्फा, अब इसमें क्या निकालना है आपको अल्फा निकालना है। सब नोट कर लिए, तो सिंपल यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या निकालना है अल्फा, तो अल्फा किसका रेशियो होता है यहाँ पे। ठीक, तो आपको आईसी तो दी हुई है यहाँ पे 0.95 मिली एम्पियर, आई क्या होती है इन दोनों का सम, दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.95 आएगा। ठीक है, तो कॉमन बेस कनेक्शन में एमीटर करंट कितनी है 1 मिली एम्पियर है। इफ एमीटर सर्किट is open, the collector current is 50 microampere। Find total collector current if alpha is equal to 0.92। तो अभी लिखे थे अपन ना टोटल कलेक्टर करंट कि टोटल कलेक्टर करंट क्या होती है अल्फा इंटू एमीटर करंट प्लस क्या होती है आईसीबीओ, किसको बोलते हैं एमीटर सर्किट क्या रहता है ओपन, तो कलेक्टर में जो करंट फ्लो होती है उसी को क्या बोलते हैं आईसीबीओ बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 50 मिली एम्पियर, सॉरी माइक्रो एम्पियर, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो क्या बच गया आपको निकालने के लिए, ठीक है, तो अल्फा इंटू आई इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास में अल्फा भी है, तो अल्फा है 0.92, आई भी आपके पास में है कितनी है ये 1 मिली एम्पियर। ठीक, तो ये है मिली एम्पियर में, ये है किसमें माइक्रो एम्पियर में, तो उसको किसमें चेंज कर लोगे मिली एम्पियर में, तो कितना मिली एम्पियर हो जाएगी वो 0.05 मिली एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.92 मिली एम्पियर प्लस 0.05 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.97 मिली एम्पियर इसकी वैल्यू।
तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कॉमन एमिटर कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन। तो जो कॉमन एमिटर कनेक्शन होता है इसमें क्या करेंगे, हम एमिटर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये एमिटर को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे जो इनपुट होगा वो इनपुट किस में देंगे, हम यहाँ पे बेस में देंगे। तो ये आपका इनपुट हो जाएगा और आउटपुट जो है वो लेंगे कलेक्टर में। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक, तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, इस वोल्टेज को बोलेंगे VBB, बेस की बायसिंग वोल्टेज है, कलेक्टर बायसिंग वोल्टेज है ना, एमीटर क्या है, कॉमन है। ठीक, अब यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगी जंक्शन पे उसको क्या बोलेंगे, बेस एमीटर वोल्टेज VB। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलोगे, बेस करंट। यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगी ये किसके अक्रॉस होगी, कलेक्टर एमीटर के, तो इसको बोलेंगे VC, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, कलेक्टर करंट, और ये होगी आपकी यहाँ पे एमीटर करंट। ठीक, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। ठीक है, ये अलग आउटपुट है, ये आउटपुट अक्रॉस क्या है, लोड है, ये आउटपुट अक्रॉस क्या है, ट्रांजिस्टर टर्मिनल है। ठीक है ना। तो यदि यहाँ पे देखें कि जो इनपुट करंट है, ये इनपुट करंट है यहाँ पे बेस करंट, और जो आउटपुट करंट है ये आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट। तो इसकी जो करंट गेन होती है या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसको शो करते हैं बीटा से। गेन का मतलब क्या होता है, जैसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं ना, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे गेन होती है, यदि करंट गेन है तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होगा, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का रेशियो होगा, पावर गेन आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है। आई बात समझ में। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसकी गेन है यहाँ पे, ठीक है, तो गेन को क्या बोलेंगे, चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, एट कांस्टेंट क्या रखना है आपको यहाँ पे, आउटपुट के पैरामीटर को, यानी कि VC को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, आउटपुट की करंट में कितना चेंज होगा जब इनपुट की करंट को चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जो आउटपुट करंट होती है ये बीटा टाइम, अच्छा पहले देख लो कि इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कलेक्टर की, है कि नहीं, कलेक्टर करंट क्या होती है, बेस करंट से ज्यादा होती है। तो इसलिए इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा, 1। तो इसकी जो गेन होती है वो गेन कितनी होती है, तो 20 से 80 होती है। ठीक है, तो इसकी जो करंट गेन है वो हाई है, 20 से क्या होती है, 80 होती है। तो यदि हम देखें इसमें कि जो आउटपुट करंट है ये क्या होती है, बीटा टाइम्स ऑफ इनपुट करंट होती है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि गेन है इसकी 80 और इनपुट की करंट को हमने कितना चेंज किया है, 1 मिली एम्पियर, तो आउटपुट की करंट में कितना चेंज आ जाएगा, 80 मिली एम्पियर का चेंज होगा। 1 मिली एम्पियर चेंज करने पर आउटपुट करंट कितनी हो जाएगी, 80 मिली एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो कहां से आ जाएगी, इस सोर्स से आएगी। ठीक है ना, कहीं से ऐसा जनरेट नहीं हो जाती है, नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, अरे तो एम्पलीफायर है ना, क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है, इनपुट में लो सिग्नल देते हैं आउटपुट में बढ़ जाता है, तो वो एनर्जी कन्वर्जन करता है, उसको हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे डीसी सोर्स देते हैं, बायसिंग देते हैं। तो इस डीसी वोल्टेज को वो किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है, उसके एम्पलीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है,
तो आज इतना ही देखेंगे, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा मेरे को क्या है फीस